हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्क्वेस्ट ऑफ ब्रिटिशर्स, जिसमें हम बात करेंगे फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट की। क्या है ये एक्ट, क्यों आया और किस तरीके से ये इंडिया में रेगुलेशन करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसके बेसिस पे देखो, ये जो एक्ट्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे हम समझ पाएंगे कि एक्चुअल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कॉन्क्वेस्ट किया, क्या वो एक्सीडेंटल था या फिर उसके पीछे कोई प्लानिंग थी, वो हम जान सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्क्वेस्ट ऑफ ब्रिटिशर्स। देखो, सबसे पहले हम यहां पे एक मीनिंग समझते हैं। कॉन्क्वेस्ट ये किस किस तरीके से इंडिया में किया गया, ठीक है, इसको जान लेते हैं। तो ये जो कॉन्क्वेस्ट किया गया, ये मेनली 3 तरीके से इंडिया में किया गया। कौन कौन सा? पहला, जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट, पॉलिटिकल या मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। क्या है ये? इसमें हम देखते हैं कि इन्होंने, जो ब्रिटिशर्स है, उन्होंने बंगाल को, अवध को, मद्रास को, हैदराबाद को, इन टेरिटरीज को कैप्चर किया, इन पे अपना कंट्रोल बनाया। वो सब हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये कॉन्क्वेस्ट है। ये दूसरा कॉन्क्वेस्ट है जिसको हम बोलते हैं सोशल कॉन्क्वेस्ट। सोशल कॉन्क्वेस्ट ये क्या है? सोशल कॉन्क्वेस्ट का मतलब है कि आप लोगों की मेंटेलिटी अपने जैसे बना दो। मतलब एक ऐसी जनरेशन को प्रोड्यूस करो जो कि वेस्टर्न थॉट्स रखती हो। वेस्टर्न थॉट, इसका मतलब क्या है? जैसे दिखने में तो बाहर से इंडियन हो, लेकिन एक्चुअल में उसके थॉट्स वेस्टर्न हो। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर। तो ये सारा खेल कैसे होगा? तो ये होगा एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज करके। एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज कर दो आप। जब आप एडमिनिस्ट्रेशन चेंज कर दोगे तो वहां पे आने वाले ऑफिशियल्स जो होंगे, जो ऑफिशियल होगा, अब ऐसा तो है नहीं कि एक ऑफिशियल आएगा और वो ऑफिशियल आके उस सारे सिस्टम को चेंज करके चला जाएगा। ऑफिशियल्स बहुत सारे आएंगे, वो अपने अपने थॉट्स लेके आएंगे, अपने अपने तरीके से चेंजमेंट लाएंगे और फिर रेगुलेशन करेंगे। पॉइंट क्लियर है? तो यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन, इसी के बेसिस पे हम समझेंगे एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्क्वेस्ट को। ठीक है, क्या है ये अभी देखेंगे इसके बारे में। पॉइंट क्लियर। तीसरा होता है हमारे पास में इकोनॉमिक कॉन्क्वेस्ट। अब ये क्या है? इकोनॉमिक कॉन्क्वेस्ट का मतलब है, जैसे इंडिया की जो इकोनॉमी है वो किस पे चलती है, किस पे बेस थी? एग्रीकल्चर पे। तो एग्रीकल्चर की बैकबोन को कैसे तोड़ा गया, किस तरीके से उसको चेन को तोड़ा गया, वो हम यहां पे समझेंगे। पॉइंट क्लियर। तो ये हमें कॉन्क्वेस्ट देखने को मिलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्क्वेस्ट। क्या है, पहले इसको समझते हैं। देखो ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले इसे जान लेते हैं। देखो समझो, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्क्वेस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्क्वेस्ट, ठीक है, यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके बारे में हम जानते हैं, ये 1600 के पीरियड में आती है। आखिर क्यों आई 1600 के पीरियड में? तो देखो 1600 में आई, उसके पीछे रीजन ये था, क्या उससे पहले भी ये आ सकते थे? बिल्कुल आ सकते थे, लेकिन क्यों नहीं आए? क्योंकि यूरोप में एक बहुत बड़ी पावर थी जिसका नाम है स्पेन, जो कि सब कुछ कंट्रोल कर रही है। और हम देखते हैं 1580s के पीरियड में स्पेन का डाउनफॉल हो रहा है। और जैसे स्पेन का डाउनफॉल आया तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने बोला कि अब आप फ्री हो, अब आप इंडिया में जा सकते हो, इंडिया में जाके ट्रेड कर सकते हो। बोल, बहुत अच्छी बात है। तो बैकिंग कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर। अब ये जब इंडिया में आए तो यहां पे आके अपना रोल करना शुरू करेंगे, कंपनी स्टैब्लिश करेंगे, अपने आप को सिचुएट करेंगे। अब कहानी को समझना और पॉइंट को समझना। यहां पे अब मैं यहां पे 3 लोग बनाता हूं, एक ब्रिटेन और तीसरे हैं इंडियन लोग। ठीक है, ठीक है, ये बैठे हुए आराम से अपनी जगह पे बैठे हैं,
इनमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। ठीक है भाई, कोई बंदा बाहर से आ रहा है ट्रेड करने के लिए, यूरोप में पहले से पोर्तुगीज आए हुए हैं, यूरोप से डच आए हुए हैं, तो ये भी आगे ट्रेड करेंगे भाई, ठीक है, करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रिटेन ये पार्लियामेंट है, ठीक है। अब ये बैठे हैं, 3 लोग हैं, ये आए ट्रेड करने के लिए, परमिशन दे दी, ठीक है। आ गए 1625 के पीरियड में हमें देखते हैं इनको जुडिशियल पावर दे दी। एक बात सोचो और समझो, आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि कंपनी को जो परमिशन दे रहा है, कौन दे रहा है भाई? आप मान लो सपोज करो कहीं पे जॉब करते हो, तो आप वहां पे जॉब करने जाओगे, वापस आ जाओगे, जॉब करने जाओगे, वापस आ जाओगे। अगर आपको कोई चेंजमेंट करने के लिए बोला जाएगा तो कौन बोलेगा? हायर ऑफिशियल। जो आपसे ऊपर हायर ऑफिशियल होगा वो आपको बोलेगा कि देखिए आपको इस तरीके से आपको चेंजमेंट करना चाहिए, आप इस तरीके से काम करो। ऐसा ही तो होता है। उसी तरीके से कंपनी जिसको बोला है आप इंडिया में जाओ और ट्रेड करो, ठीक है, तो ट्रेड करने के लिए बोला तो ये सिर्फ ट्रेड करेंगे ना। अगर इनको बोला जाएगा भाई आप दूसरे काम करो, तभी तो ये चेंजमेंट करेंगे। तो एक्चुअल में हमें यहां से ये जो एक्ट्स हैं, ये एक्ट्स बताएंगे, अभी समझेंगे एक्ट कैसे आया, क्यों आया, वो हम देखेंगे। तो ये सारी चीजें यहां पे 1625 में जुडिशियल सिस्टम की परमिशन दी जाती है कि आप जुडिशियली डिसीजन ले सकते हो, कुछ कुछ डिसीजन आप ले सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं 61 में इनको परमिशन दी जाती है कि आपकी हेल्प के लिए कुछ और शिप्स हम यहां से यूरोप से भेज रहे हैं, ब्रिटेन से भेज रहे हैं, जो आपकी हेल्प करेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। बहुत अच्छी बात है। 85 में हम देखते हैं कि इनको बोला जाता है कि वॉर एंड पीस, किसी भी तरीके की ट्रीटी आप कर सकते हो। वहां पे कोई काम है, कोई भी अगर आपके अगेंस्ट में बोल रहे हैं तो आप उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो, आप वॉर कर सकते हो, पीस के लिए बातें कर सकते हो। तो ये सारी परमिशन कौन दे रहा है इनको? ब्रिटेन की पार्लियामेंट दे रही है। अभी ये लोग बैठे हैं, ये लोग सो रहे हैं, अभी इन्हें कोई लेना देना नहीं है क्या चल रहा है, ठीक है, पॉइंट क्लियर। ये सारी बैकिंग कौन कर रहे हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे अपने आप को डेवलप कर रही है, अपना काम कर रही है, अपने आप को सिचुएट कर रही है। ये सारा खेल हम देखते हैं इस तरीके से 1770s के पीरियड तक, ठीक है, ठीक है। अब पहले एक बार स्टोरी देखते हैं क्या चल रहा है और सारे का सारा पॉइंट समझते हैं कि ये क्या हेल्प करेंगे हमें समझने के लिए, ठीक है। 1770s में हम देखेंगे कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने ये देखा कि भाई ये जो कंपनी है अब धीरे धीरे क्या कर रही है, करप्शन बहुत ज्यादा कर रही है, तो हमें इसको रेगुलेट करना है, रेगुलेट। तो यहां से कुछ एक्ट्स लेके आए। उन्होंने कहा कि हम कुछ एक्ट्स आपके लिए ला रहे हैं, आपको किस तरीके से काम करना है हम बताएंगे, अब आपको कैसे काम करना है। अभी तक आप जो काम कर रहे थे वो अपने हिसाब से कर रहे थे, ये ऐसा बोल के कि आप जो काम कर रहे थे वो अभी तक अपने हिसाब से कर रहे थे, लेकिन अब हम बताएंगे कि आपको किस तरीके से काम करना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे एक्ट्स लाए गए। ये एक्ट्स उस प्लानिंग का पार्ट है जो इंडिया में कॉन्क्वेस्ट करवाएंगे। ये एक्ट प्लानिंग है। जैसे बहुत सारे लोगों को इस चीज का कंफ्यूजन है, डाउट है कि ये जो कॉन्क्वेस्ट इंडिया पे हुआ ब्रिटेन का, वो एक्सीडेंटल कॉन्क्वेस्ट है। नहीं, वो एक्सीडेंटल कॉन्क्वेस्ट नहीं है, वो एक प्लानिंग थी। कैसे? वो सब चीजें हमें इन एक्ट्स के थ्रू जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर हो गया। ये जो एक्ट्स ब्रिटेन की पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बनाएगी, वो एक्ट्स एक्चुअल में एक प्लानिंग है उस कॉन्क्वेस्ट के, ठीक है। कैसे? अब यही सारी चीजें देखो, दिमाग किसका चल रहा है? इनका। बदनाम कौन होगा? ये 1857, ये हम 1850s के पीरियड तक हम ये देखते हैं। और जिस दिन इनकी आंखें खुलेंगी कि भाई हमारे ऊपर कॉन्क्वेस्ट हो चुका, हम बर्बाद हो चुके, हमें कुछ करना चाहिए, तो इनके लिए बोला जाएगा, ये जब आवाज उठाएंगे कि भाई हमें बचाओ, हमें अब आपको नहीं रखना, बाहर निकलो, तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट आएगी और कहेगी देखो ये सारा खेल ये कर रहे थे, ये गंदे हैं, हमें कंपनी ही हटा देनी है,
हम कंपनी को ही हटा देते हैं और आज से ब्रिटेन का जो क्राउन है वो इंडिया पे रूल करेगा। देखो, आपके फेवर की बात करेगा, आपके लिए काम करेगा। वो कंपनी थी, वो बेकार थी, हटाओ उसे, उसको हटा देते हैं। डायरेक्टली ये आ जाएंगे। अब कैसे आए? क्या ये एक्सीडेंट है? नहीं, ये प्लानिंग थी। इन सब को हम जान सकते हैं और समझ सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इनके थ्रू ही समझ सकते हैं। इसीलिए हमारे लिए रेगुलेटिंग एक्ट्स को पढ़ना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉइंट क्लियर है? क्या है ये एक्ट, अब उनको समझेंगे और जानेंगे क्यों आए, क्या रीजन रहा उसके पीछे, हम उन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। समझ आया? पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर? तो देखो, अब हम पहले रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ने की शुरुआत करेंगे। पहले हम उसके बैकग्राउंड को जानेंगे कि आखिर ये एक्ट है क्या और क्यों आया। ठीक है? तो देखिए, अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो हमें देखने को मिलता है ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी है जो कि एक्चुअल में एक प्राइवेट कंपनी है। अब प्राइवेट कंपनी है तो यार, आप कोई कंपनी इस्टेब्लिश कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, एक बंदे के पास इतना सारा पैसा तो होगा नहीं कि वो पैसा भर भर के लगा देगा। उसके पास में पैसा कहाँ से आएगा? उसके पास में पैसा आएगा शेयर होल्डिंग से। वो शेयर्स निकालेगा, तो यहाँ पे कुछ शेयर होल्डर्स होंगे जो अपना पैसा कंपनी में लगा के रखेंगे, इन्वेस्ट करके रखेंगे। ठीक है? तो ऑब्वियस है, जब ये शेयर होल्डर होंगे तो वो अपना रूल भी चलाएंगे कि भाई देखो, मेरा पैसा इतना ज्यादा है तो मेरे हिसाब से काम होना चाहिए ना। कोई भी बंदा ये थोड़ी चाहेगा कि उसका पैसा डूब जाए, तो वो कहेगा कि मेरे को देखो कंपनी चलाने की नॉलेज है, मैं बताता हूं किस तरीके से काम करना चाहिए। तो यहां पे दो तरीके के लोग होते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, जो कंपनी में क्या काम होना चाहिए, किस तरीके से काम होना चाहिए, किनको अपॉइंट करना चाहिए, एंड सो ऑन, जो भी डिसीजंस होंगे वो ये लेंगे, ये लेते हैं। तो ये लोग बैठ के कंपनी को चला रहे हैं। ठीक है? इनमें क्या होता है कि जो भी कंपनी का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट, वो प्रॉफिट शेयर किया जाता है। जितने परसेंट कंपनी में जो शेयर होल्डिंग है उतना परसेंट उनको शेयर किया जाता है, जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। ठीक है? पॉइंट क्लियर? अब ध्यान से सुनना और समझना। यहां पे ये सारा खेल चल रहा है कंपनी में। बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कंपनी ने धीरे धीरे एरियाज को कैप्चर करना शुरू किया, अपने आप को इस्टेब्लिश किया। हम 1700s तक देखते हैं कि कंपनी ने अपने 3 जगह पे बेस बना लिए, बॉम्बे में, मद्रास में और बंगाल में। तीनों जगह पे जाके बैठ गए, तीनों जगह पे अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया। पॉइंट क्लियर है? अब ये सारा खेल यहां से चला रहे हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं 1740s से 50s के पीरियड में हमें देखने को मिलता है यहां पे एंग्लो फ्रेंच वॉर हो जाती है। एंग्लो फ्रेंच वॉर। और इस एंग्लो फ्रेंच वॉर में एक बंदा निकल के आता है जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ये निकल के आया, जिसने एंग्लो फ्रेंच वॉर में ब्रिटिशर्स को जिताया है। ध्यान से सुनना। अब ये एक नॉर्मल, एक क्लर्क है, एक क्लर्क है, इसने इस वॉर को जिताया। अगर गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं होती तो गवर्नमेंट कहती कि भाई ठीक है, आपने जिता दिया, कोई बात नहीं है। इस बंदे को स्पेशली प्राइम मिनिस्टर ने, जो ब्रिटेन का है, उसने बुलाया, पार्लियामेंट में इसको ऑनर दिया कि आपने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया आपने, हम आपको ऑनर देते हैं। ठीक है? इसको भर भर के तारीफें मिली कि आपने इंडिया में बहुत बड़ा काम किया है। ठीक है? इसी के बेसिस पे हम देखते हैं कि 1763 में बैटल ऑफ बक्सर होती है। 64 में इसी के बदले में एक ट्रीटी होती है जिसको हम बोलते हैं इलाहाबाद ट्रीटी। उस ट्रीटी में स्पेशली रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया कि आप जाओ और उस ट्रीटी को कंडक्ट कीजिए, आप देखो कि क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। अब ध्यान से सुनना। रॉबर्ट क्लाइव, जो कि एक बहुत ही बड़ा करप्ट बंदा है, ये बात ब्रिटेन के पार्लियामेंट के लोग जानते हैं। उन्होंने कहा कि देखो भाई, हम इंडिया का जो टेरिटरी है वो आपके हाथ में दे रहे हैं, आपको सौंप रहे हैं कि वहां पे जाओ, ट्रीटी करो और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को आप गवर्न करो। देखो, आपने पीछे जो किया
वो ठीक है, कर लिया, लेकिन अब आपको हम कुछ जिम्मेदारियां दे रहे हैं, आप कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चलाओ, उसको गवर्न करो, उसको अच्छे से चलाइए, उसके अंदर जो भी काम करना है वो आप ढंग से करो, करप्शन मत करना, बस ध्यान रखना उसमें करप्शन मत करना। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कंपनी में एक फिक्स अमाउंट हमें देते रहना है, एक फिक्स अमाउंट कि भाई हमें इतना प्रॉफिट हुआ है, उसका इतना % हमें दे दो, बस उसके बाद जो भी बचे वो आप अपने आप रखो, जो करना है जैसे करना है वो रखिए। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी खुश है कि करप्शन का करप्शन होगा, हमें एक फिक्स अमाउंट देनी वो दे देंगे, ट्रिब्यूट करने। ये इस तरीके का सिस्टम चल रहा है। ये सारा खेल चलता है 67 तक, और 67 से 70 के बीच में, इस पीरियड में यहां पे आ जाती है बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या, रॉबर्ट क्लाइव के जाने के बाद दूसरा बंदा आता है, वो यहां पे इसको चलाने की कोशिश करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को। यहां पे भर भर के करप्शन होता, भर भर के करप्शन हो रहा है, ऊपर से ब्रिटेन की पार्लियामेंट के पास में पैसे पहुंच नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने बोला था कि फिक्स अमाउंट हमारे पास आ जानी चाहिए, पैसे इनके पास जा नहीं रहे। अब पैसे नहीं जा रहे तो पार्लियामेंट को टेंशन हो गई कि भाई पैसे कहाँ हैं, पैसे दो हमें। अब ये कह रहे पैसा तो है नहीं, कहाँ गए, बोले हमारे पास पैसे ही नहीं है, कंपनी तो खुद घाटे में जा रही है। अब एक बात देखो और ध्यान से सुनो और समझो क्या सिचुएशन चल रही है। यहां पे सिचुएशन ये चल रही है कि कंपनी के लिए ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जा रहा है कि आप जाओ और कंपनी को चलाओ। बोले ठीक है, वो साइकिल पे आ रहे हैं, वो बंदे इंडिया में आ रहे हैं तब उनके पास एक साइकिल है, ठीक है, लेकिन जब वो ब्रिटेन में जा रहे हैं वापस लौट के, तो उनके पास मर्सिडीज है, गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। क्या देखो, कंपनी जो 70s का पीरियड है, जो 67 से 70 के बीच की बात कर रहे हैं, यहां पे कंपनी धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ है। कंपनी के पास पैसा ही नहीं है, क्योंकि पैसा नहीं है तभी तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट के पास नहीं पहुंच रहा। लेकिन जो ऑफिशियल यहां पे अपॉइंट हो रहे हैं, ऑफिशियल, वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, रिच, उनके पास पैसा भर भर के आ रहे हैं। भाई आप कह रहे हो कंपनी के पास पैसा नहीं है, हमने मान लिया, आपके पास में ये गाड़ियां कहां से आ रही है? ब्रिटेन की पार्लियामेंट में लोग बैठ के सोच रहे हैं कि यार जो पैसा कंपनी से आना चाहिए वो कंपनी से पैसा हमारे पास तो नहीं आ रहा, लेकिन ये जो ऑफिशियल है वो अमीर से अमीर बन रहे हैं। कैसे हो रहा है ये सब? घाटे में जा रही है कंपनी, मान लिया, लेकिन इनके पास पैसे कहां से आ रहे हैं? पॉइंट क्लियर है? दूसरी चीज, 70 के पीरियड में यहां पे आ जाता है फेमाइन, और जब फेमाइन आया तो लोग मरने लग रहे हैं, भर भर के लोग मर रहे हैं, लेकिन ये ऑफिशियल अभी भी एक रॉयल एंट्री ले रहे हैं, अभी भी रॉयल एंट्री। क्यों? तो देखो इन सब के पीछे क्या रीजन है। कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, देखो आपको अगर यदि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मान लो सपोज करो आप किसी का खून चूसना शुरू कर दो, आप खून पीते रहोगे, खाने को उसको दो मत। आपने बोला कि भाई आपका एक दोस्त है, आप उससे बोलिए ब्लड डोनेट कर दो, और ब्लड निकलता रहे, बहता रहेगा, आप उसको खाने को नहीं दोगे, रोकोगे नहीं और खाने को नहीं दोगे, तो वो बंदा मर जाएगा। वही सेम काम यहां हो रहा है। कंपनी से ये ऑफिशियल भर भर के पैसा खाए जा रहे हैं, लेकिन उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लेकिन उसके अंदर इन्वेस्टमेंट पे कोई ध्यान नहीं दे रहे। कंपनी धीरे धीरे डूबती जा रही है, डूबती नहीं जा रही है, करप्शन खाई जा रहा है। मेन चीज ये है, पैसा तो इनके पास में बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से, आप बॉम्बे वाले बात करोगे, आप साउथ में बात करोगे, हर जगह से इनके पास टैक्स में आ रहे हैं, हर जगह पे इनके पास में बहुत सारे राइट्स मिल चुके हैं इस टाइम पीरियड में। तो वो सारे का सारा पैसा ये बंदा बैठ के खा रहे हैं, इसके कुछ लोग बैठ के खा रहे हैं, ठीक है। ये आया तो इसके बाद यहां से ये ऑफिशियल उठे और उठ के पार्लियामेंट में जाके खड़े हो गए। क्या गाड़ी ले रखी है, इसके पीछे 10 गाड़ियों का काफिला चल रहा है, और ये जाके ब्रिटेन के पार्लियामेंट में जाके हाथ फैला के, झोली फैला के खड़ा हो गया कि
माई बाप मुझे पैसा दे दो। है, पैसा दे दो कहाँ से भाई? बोले कि देखिए हम बहुत गरीब हैं। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बैठे लोगों ने ये झुक के देखा, आप गरीब हो? आप गरीब हो? बोले हाँ हम गरीब है मालिक, हमारे पास में देखिए कुछ खाने को ही नहीं है। अच्छा आपके पास खाने को नहीं है, ये 50 गाड़ियां खड़ी है, खाने को नहीं है, गाड़ियां हैं, कोई बात नहीं है। क्या हुआ? बोले कंपनी घाटे में जा रही है, हमारे पास कुछ भी है ही नहीं, कंपनी को पैसा चाहिए, हमें लोन दे दो। ये लोन के लिए पहुंच गए। बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको लोन चाहिए? बोले हाँ लोन चाहिए हमें। बोले क्यों? बोले कंपनी को ग्रो करना है। अब यहां से हमारे पास में मेन कहानी शुरू होती है कि यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अब पार्लियामेंट सोच रही है कि अब पूरी तरीके से उठ पहाड़ के नीचे आ चुका है, अब देखते हैं किस तरीके से इसको अपने कंट्रोल में ला सकते हैं और कैसे अपना इन्फ्लुएंस यहां पे अपना बना सकते हैं, उसको सोचते हैं। ठीक है, तो देखो अब ध्यान से सुनना और समझना। अभी तक क्या चल रहा है? कंपनी जिसके अंदर कुछ लोग ऐसे हैं, दो तरीके से। अब कंपनी के बारे में पार्लियामेंट क्यों सोचेगा? पहले इस बात को सोचो, कंपनी के बारे में पार्लियामेंट क्यों सोच रहा है? तो उसके पीछे रीजन है, एक तो कुछ लोग ऐसे हैं जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के अंदर, कुछ पार्लियामेंट के लोग ऐसे हैं जो शेयर होल्डर्स हैं, जो कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग कर रहे हैं, वहां से कंपनी का जो डिविडेंड आ रहा है, जो प्रॉफिट आ रहा है, उसका कुछ पार्ट अपने पास ले रहे हैं। पॉइंट क्लियर? दूसरी चीज, कंपनी से जो भी प्रॉफिट कमाया जा रहा है उसका टैक्स गवर्नमेंट को मिल रहा है, ब्रिटेन की गवर्नमेंट को। तो कंपनी इनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिट वाली है, इसका ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब शेयर होल्डर्स जो कि पार्लियामेंट में बैठे हैं, ठीक है, अब ध्यान से सुनना और समझना। ब्रिटेन की पार्लियामेंट की बात करते हैं। अब पार्लियामेंट में दो तरीके के लोग बैठे हुए हैं। एक वो जिनकी शेयर होल्डिंग कंपनी में है, शेयर होल्डिंग कंपनी में, तो ये प्रॉफिट कमा रहे हैं, और जब प्रॉफिट कमा रहे हैं तो इनके पास में पैसा बढ़ते जा रहा है, ये बंदे रिच से रिच होते जा रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्लियामेंट में जो बराबर लेवल पे बैठे हैं, वो रिच से रिच होते जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास में तो प्रॉफिट आ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट आ रहा है, तो ये रिच होते जा रहे हैं। दूसरे लोग ऐसे हैं जिनकी कोई शेयर होल्डिंग नहीं है, जो कंपनी के अपोजिशन में बैठे हैं, वो कह रहे भाई आप कोई भी काम कर लो। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके फेवर में होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके अपोजिशन में बात करेंगे। अब जो फेवर में है वो कौन है? शेयर होल्डिंग वाले। क्या ये बंदे कभी भी, शेयर होल्डिंग वाले कभी भी कंपनी को गिरते हुए देखना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। वो तो कहेंगे देखो कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, करने दो, क्योंकि इनके पास तो भर भर के प्रॉफिट आ रहे हैं, इनके पास में तो रिचनेस बढ़ती जा रही है। ये लोग जो अपोजिशन में बैठे हैं, ये लोग कहेंगे कि कंपनी को खत्म कर दो। वहां क्यों बैठे हैं? जब कंपनी पूरी तरीके से घाटे में जा रही है तो वहां पे होने का मतलब क्या है? हटाओ उसे वहां से। तो क्या ये कभी भी इसको हटाने देंगे? बिल्कुल नहीं। ये कहेंगे नहीं नहीं ये तो गलत बोल रहे हैं, इनके कहने से थोड़ी ना कंपनी को बंद किया जा सकता है, कंपनी को नहीं हटाना चाहिए, कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। पॉइंट क्लियर है? तो दो तरीके के लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं। एक जो कंपनी को फेवर कर रहे हैं, ये फेवर कर रहे हैं कि नहीं कंपनी होनी चाहिए और कंपनी अच्छा काम कर रही है, और एक वो जो कंपनी का अपोजिशन कर रहे हैं। तो डेफिनेट है ये अपोजिशन करेंगे तो ये कहेंगे कि भाई वहां से कंपनी को हटा दो, कंपनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी की वजह से ब्रिटेन की पार्लियामेंट भी बर्बाद हो रही है, इनका भी टाइम खराब हो रहा है, और साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पे बैठ के बर्बादी कर रही है। अब इस बात को देख के ईस्ट इंडिया कंपनी तो कान खड़े कर लेगी कि यार ये तो गड़बड़ है, रोको ही नहीं। ये किसको पिंच करेंगे? ये जाके इनको पिंच करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स। ये कहेंगे कि नहीं नहीं इनकी बातें नहीं सुननी, कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, इनको करने दो, लगातार कंपनी को ग्रो करो, पैसे दे दो, कोई बात नहीं, कंपनी को पैसे दे दो। पॉइंट क्लियर है? अब यही बहस बहुत तगड़ी होती है,
खतरनाक वाली बहस होती है। कहां पे? ब्रिटेन की पार्लियामेंट में 70 से 72। इस पीरियड में भर भर के बहस होती है ब्रिटेन पार्लियामेंट में कि कंपनी को पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। यहां से कुछ क्वेश्चंस निकल के आते हैं कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। पहली चीज ध्यान से समझना, बोले देखो हमें कुछ कंक्लूजन निकालना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए कि पहली चीज तो ये कि कंपनी में पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, पैसा दे या ना। पहला क्वेश्चन तो ये। अब दो धड़े बने हुए हैं, डिस्कशन हो रहे हैं, गहमा गहमी है, करें या ना करें, दे या ना दे कंपनी को वापस बुला ले। शेयर होल्डर कह रहे हैं नहीं कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, उसको पैसा देना चाहिए और देना चाहिए। ये तो थोड़े बहुत ही मांग रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा देना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये आया, बोले कि भाई देखो ये जो लोग हैं, जो कंपनी के ऑफिशियल हैं, ये रिच कैसे हो रहे हैं? तो बैठ के जब डिस्कशन हुआ तो बोले ये सारे का सारा खेल करप्शन का चल रहा है। बोले है करप्शन का कैसे? बोले करप्शन इसलिए क्योंकि ये लोग करते हैं प्राइवेट ट्रेडिंग। बोले प्राइवेट ट्रेडिंग मतलब? बोले ये कंपनी से जो सामान आ रहा है वो कंपनी के थ्रू जाते हुए अगर गवर्नमेंट तक पहुंचता है तो वो सारा पैसा गवर्नमेंट के पास आ जाएगा, उनको प्रॉफिट मिलेगा, दिखेगा। लेकिन ये लोग कंपनी तक पहुंचने ही नहीं देते, उसको बीच में अपने यहां पे ही खा जाते हैं। अब जब इनसे पूछा गया ऑफिशियल से कि बताओ भाई क्या आप ये करते? बोले नहीं, हमारे पास जो पैसा आता है ना, हम रिच कैसे हैं, तो हमें तो गिफ्ट दिया जाता है, लोग हमें गिफ्ट देके जाते हैं, हम गिफ्ट ले लेके बड़े हुए हैं। अच्छा, हमें तो आज तक किसी ने गिफ्ट नहीं दिया। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तीसरा पॉइंट यहां से देखने को मिला कि कोई भी किसी भी तरीके का यहां पे रिवेन्यू या एक तरीके से हम ये कह सकते हैं फिस्कल जो सिस्टम है, ये हमें देखने को मिलता ही नहीं है। पता ही नहीं है कि पैसा कितना कंपनी में आ रहा है, कितना पैसा बाहर जा रहा है, कितना पैसा किसके हाथ में जा रहा है, गवर्नमेंट को कितना मिल रहा है, ये कोई सिस्टम है ही नहीं यहां पे। बोले ये सारी चीजें समझो, पकड़ो इन चीजों को। चौथा पॉइंट ये कि कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया में कंपनी गवर्न ही नहीं कर रही है, कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। कैसे? जैसे अगर मैं बात करता हूं बॉम्बे की, मद्रास की, बंगाल की, ये सारे के सारे यहां पे हमने गवर्नर बना के बिठा रखे हैं। ये गवर्नर्स अपने मनमर्जी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। इनके बीच में बहस होती है, लड़ाइयां करते हैं कि मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, मैं अपने हिसाब से काम करूंगा। 3 धड़ों में बटी हुई है कंपनी। भाई ये क्या है? जब तक हम एक जगह पे नहीं लेके आएंगे सिस्टम को, हम कंपनी को पैसा दे देंगे, मान लेते हैं, लेकिन हमें अब सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। ये सारे पॉलिसीज नहीं चलेंगी, अलग अलग नहीं होगा। वैसे ही इन्होंने 5वां पॉइंट बोला कि इसके लिए जुडिशरी का होना बहुत जरूरी है, जुडिशियल सिस्टम लाना पड़ेगा ताकि हम इनको कंट्रोल कर पाए। कल को इनके बीच में किसी भी तरीके की बहस होती है तो उसको यहां पे मेंटेन किया जा सकता है। इनके बीच में पीस बनानी पड़ेगी, सिस्टम इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है? तो यहां से इन पॉइंट्स पे डिस्कशन होता है और इन डिस्कशंस के बाद में यहां पे बोला जाता है कि ठीक है, हम कंपनी को पैसा तो देंगे, पैसा देंगे, बिल्कुल देंगे, कोई बात नहीं। कंपनी कह रही है ना कि हमें पैसा चाहिए, लो हम तुमको लोन देते हैं, दिया लोन। लेकिन वहां पे कुछ कंडीशंस होंगी, उन कंडीशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। बोल क्या कंडीशन होंगी? बोल कंडीशन ये, आज से हम एक रेगुलेशन एक्ट लाएंगे, वो ऐसा एक्ट होगा जो कि गवर्न करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को कि कैसे काम करना है। ध्यान से सुनो, कैसे काम करना है। कौन बोल रही है? ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट बोल रही है कि हम बताएंगे आज से कि आपको कैसे काम करना है, कंपनी कैसे काम करेगी, उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा, वही रेगुलेशंस आपको यूज करने पड़ेंगे। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? यहीं से आता है हमारे पास में फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773।
अंडरस्टैंड एकदम, पॉइंट क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे। ये बात अब ध्यान से समझनी है कि अब आने वाले पीरियड में, आने वाले टाइम में क्या कंपनी ये काम करेगी कि मुझे इंडिया पे कॉन्क्वेस्ट करने हैं? नहीं, कंपनी के हाथ में नहीं है। अब सारा खेल ब्रिटेन की पार्लियामेंट कर रही है कि भाई देखो कैसे आपको गवर्न करना है, किस तरीके से करना है, क्या करना है। कंपनी अगर यदि चाहते तो कंपनी को रोक सकते थे कि भाई आप इस तरीके से किसी की टेरिटरी को कैप्चर नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी किया इन्होंने, लड़ाइयाँ लड़ी। क्यों? सारा खेल ब्रिटेन की पार्लियामेंट कर रही है। पॉइंट क्लियर है। तो इसी को समझते हैं हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773। फर्स्ट एक्ट आता है। इसमें क्या बोला गया? सबसे पहली चीज, फर्स्ट पॉइंट बोला गया कि देखो हमारी टेरिटरी है बंगाल में, बॉम्बे में और मद्रास में। इन तीनों जगह पे हमारा इस्टेब्लिशमेंट है, हम अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुके हैं। इन तीनों जगह पे अलग अलग गवर्नर्स हैं, गवर्नर बैठे हुए हैं, और ये जो गवर्नर्स हैं ये अपना अपना रूल चला रहे हैं, अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। भाई बंगाल का गवर्नर अपना पॉइंट रख रहे हैं, मद्रास का अपना रख रहे हैं, बॉम्बे वाला अपना रख रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। बोले नहीं, आगे से ऐसा नहीं होगा, इन तीनों को एक जगह पे ही मिलना पड़ेगा और इनको एक जगह पे ही काम करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि बॉम्बे वाला अलग कहेगा, मद्रास वाला अपने अलग कहेगा। इनमें से ये जो बॉम्बे और मद्रास है, ये दोनों के दोनों जो भी डिसीजन होगा वो जाके किसको देंगे? बंगाल के बंदे को देंगे। बंगाल में जो गवर्नर बैठा होगा इसको आगे से बात बताएंगे कि भाई मद्रास में ये होना चाहिए, हम ऐसा सोच रहे हैं। ये जाके उनसे डिस्कशन करेंगे, उनसे जाके बात करेंगे। बॉम्बे में क्या करना है ये जाके उनसे डिस्कशन करेंगे। इसीलिए इन्होंने बोला आज से बंगाल का जो बंदा है ये सबसे बड़ा है। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? बंगाल में बैठा है गवर्नर, वो इसको हम बोलते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। आज से गवर्नर नहीं है, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। इसके नीचे दोनों आप हो, बैठोगे, इनको बात करोगे, इनसे डिस्कशन करोगे, पॉइंट्स रखोगे, क्या करना है, कैसे करना है, ये बताएगा, ये फाइनल करेगा, आप इसको बताओगे, ये हमें आके रिपोर्ट देगा। और बहुत अच्छी बात है। यहां पे एक बंदा निकल के आता है जिसका नाम है वॉरेन हेस्टिंग। अब ध्यान से सुनो, वॉरेन हेस्टिंग ये मद्रास में बैठे हैं, ठीक है, मद्रास का गवर्नर है, वहां बैठा हुआ है। लेकिन इसने बहुत तरीके से, मतलब वो कहते हैं ना घाट घाट का पानी पीना, ये उस तरीके का बंदा है। इसने बहुत तरीके से खुराफाती दिमाग लेके बैठे हैं, ठीक है। इसके पास में गए, बोले देखो आपको प्रमोशन किया जाता है, आपको प्रमोट किया जाता है। बोले किसका प्रमोशन? बोले आज से आप गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो। मद्रास में बैठे हैं, इसको बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जा रहा है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बोले आप आज से यहां नहीं, ऊपर बैठोगे, आप होगे मेन हेड और आपके नीचे ये दोनों काम करेंगे एज ए गवर्नर। बहुत अच्छी बात है। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बनते हैं? वॉरेन हेस्टिंग। पॉइंट क्लियर। अब ये अकेला बंदा तो काम करेगा नहीं, इसको बोला कि आपके अंडर 4 लोग और होंगे जो आपकी काउंसिल बनेंगे, काउंसिल जो आपको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। भाई आप जाके अलग अलग इनसे डिस्कशन तो नहीं कर सकते ना, आप खुद से जो काम करोगे, आपके लिए 4 लोग और होंगे जो सपोर्ट करेंगे आपको। तो इस तरीके से यहां पे बना दी 1+4 की काउंसिल। अब वॉरेन हेस्टिंग इसको बोला देखो भाई, करप्शन को रोकने, सिस्टम को स्टेबल करने और अपने आप को इस्टेब्लिश करने। अब ये बंदा ठहरा खतरनाक दिमाग वाला। अब ये 4 लोग जो बैठे हैं ये इसके बिल्कुल अपोजिट वाले। इसको अगर करप्शन करने हैं तो ये लोग रोकेंगे कि भाई देखो रुक जाओ यार, इतना नहीं करने, इतने पैसे नहीं खाने। लेकिन ये कहेगा कि भाई नहीं ये तो करेंगे, इसके बिना अपना गुजारा कैसे होगा? अब मर्सिडीज में कैसे घूमेंगे?
ये जो 50 गाड़ियों का काफिला है वो कैसे चलेगा? अब इनमें कोलिजन तो होगा। पॉइंट क्लियर है? दूसरा पॉइंट क्या आता है? दूसरा पॉइंट यहां पे बोला कि जो भी प्राइवेट ट्रेडिंग होगी, जो भी प्राइवेट ट्रेडिंग, उसको आपको बंद करना पड़ेगा। किसी तरीके की कोई भी प्राइवेट ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ठीक है? जो भी होगा आपको कंपनी की तरफ से या ब्रिटिश पार्लियामेंट आपको पैसा देगी, या जिसको हम बोल रहे हैं सैलरी। और सैलरी आपको थोड़ी नहीं मिलेगी, आपको बहुत ज्यादा सैलरी मिलेगी। जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज्यादा सैलरी मिलेगी। बस आप प्राइवेट ट्रेडिंग को बंद कर दो। आगे से ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेन बहाना किसको बताया गया था कि ये जो इनके पास पैसा आ रहा है वो कहां से आ रहा है? वो पैसा प्राइवेट ट्रेडिंग से आ रहा है। बोले आगे से ये नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, पैसा मिलेगा तो प्राइवेट ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। ठीक है? पॉइंट क्लियर? तीसरा पॉइंट ये आया कि भाई अब ये तो ठीक है कि ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, इसके नीचे ये गवर्नर्स काम करेंगे। ठीक है? लेकिन अगर ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नीचे काम करेंगे, कल को हो सकता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये गवर्नर बैठा हुआ है, इनके बीच में किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, ये कह दे हम बात नहीं मानेंगे आपकी। हो सकता है ऐसा, और होगा भी। एक एग्जांपल हम देखेंगे इसके बारे में। ये कह दे हम आपका कहना क्यों माने? कल तक तो हमारे बराबर में बैठता था, आप भी तो गवर्नर ही हुआ करते थे, आज जीजीबी बन गए तो क्या हो गया? हम आपका कहना नहीं मानेंगे। यही हमें इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी तो देखने को मिल सकता है। कल को इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और ये हमें देखने को मिला। कब? ये हमें एंग्लो मराठा वॉर, जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होता है, उसमें हमें देखने को मिलता है। वहां पे बॉम्बे का जो गवर्नर है उसने एक ट्रीटी की, और उस ट्रीटी को नेग्लेक्ट कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ने। उसने कहा नहीं नहीं ये ट्रीटी नहीं होगी, मैं कहूंगा वो ट्रीटी होगी, और इनके बीच में बहस हो जाती है। ये भी हमें देखने को मिलता है। तो इसके लिए बोला गया अगर इनके बीच में किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को लेके जाया जाएगा एक सुप्रीम कोर्ट में। तो बोले इसलिए हमें एक जुडिशियल सिस्टम को भी बनाना पड़ेगा। ठीक है? जो कि इनके मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स जो भी होंगे उनको सुलझेगा, उनको समझेगा, उनको सुलझाएगा, और उन पे डिस्कशन होगा। पॉइंट क्लियर है? तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट आ गई। अब ध्यान से सुनो, फिर वही बात वॉरेन हेस्टिंग की। वॉरेन हेस्टिंग फिर से फंस गया। भाई करप्शन चलो इन 4 लोगों में से तो कर सकता हूं एक तरीके से। इसने क्या किया, इन 4 लोगों में से, क्योंकि देखो जब डिसीजन होगा तो उसमें मेजोरिटी पे डिसीजन होगा। अब मेजोरिटी कब आएगी? जब इसमें एक बंदा तो ये है ही और 4 लोग और हैं, इन चारों में से 2 और होने चाहिए तो मेजोरिटी बन जाएगी। 5 में से 3 लोग अगर कह देंगे तो वो मेजोरिटी। तो इसने 2 लोगों को खरीद लिया कि भाई मेरे फेवर में डिसीजन दे देना, हम मिल बांट के कर लेंगे। वही सेम चीज अब यहां आ गई। कल को गवर्नर कह दे कि हम तो ये कहना नहीं मानते, हम तो नहीं मान रहे। कल को हो सकता है बॉम्बे में किसी तरीके की कोई सिचुएशन आ जाए, ठीक है, कोई बहस हो जाए या कुछ भी हो जाए, कोई मुद्दा आ जाए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहेगा कि मैं बताऊंगा क्या करना चाहिए, और गवर्नर कहेगा नहीं नहीं हम बताएंगे क्या करना चाहिए यहाँ पे। तो लड़ाई हो सकती है ना। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को लाया गया कि भाई एक सुप्रीम कोर्ट बनाते हैं, वो इनके डिसीजंस को देखेगा। अब उसके लिए चीफ जस्टिस चाहिए। ये कौन होगा? तो यहां पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो वॉरेन हेस्टिंग है, इसने देखा कि अब मौका है, मुझे ऐसे बंदे को बिठाना चाहिए जो मेरे फेवर की बात करे। इसके लिए इसका एक फ्रेंड है जिसका नाम है एलिजा एम्पे। इसको बुलाया, बोले कि भाई आजा, तेरे को ना चीफ जस्टिस बनाता हूं, सड़क से उठा के स्टार बनाना। ये आजा आजा, तेरे को गवर्नर जनरल, तेरे को चीफ जस्टिस बनाता हूं, तुझे हर सपोर्ट दूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरा दोस्त है। दोस्त कुछ नहीं है, क्योंकि करप्शन में पार्टिसिपेट करवाओगे। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर है? तो इस तरीके की कहानी हम देख रहे हैं। इसमें क्या चेंजमेंट हो रहे हैं, सोची जा रही है कंपनी को ग्रो करने के लिए, कंपनी को करप्शन फ्री करने के लिए, लेकिन ऑफिशियल अपना दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे हम काम कर सकते हैं यहां पे। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर एकदम। तो इस तरीके से इनको यूनाइट करने की कोशिश की गई
यहां से करप्शन को फ्री करने की कोशिश की गई, यहां से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बोला गया कि आपको पैसे मिलेंगे, आप आके हमें सपोर्ट करोगे। ये सारा खेल कहां पे हो रहा है? ये सारा खेल इंडिया में हो रहा है, इंडिया पे इंपैक्ट हो रहा है। इसका इंपैक्ट हमें इंडिया में देखने को मिल रहा है, ब्रिटेन में भी देखने को मिलेगा। तीसरी चीज और लास्ट चीज ये बोली कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, ऑडिटिंग होगी आगे से, कंपनी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वो सब चीजें हमें लाके दोगे, हमें बताओगे कि ये हुआ, इस साल इतना ट्रेड किया हमने, इतने पैसे आए, ये प्रॉफिट है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये सारा इंपैक्ट कहां पे दिखा रहे हैं? इंडिया में। तो क्या खाली इंडिया में ही इनका इंपैक्ट देखने को मिलेगा? नहीं, इस एक्ट का इंपैक्ट इंडिया के अलावा ब्रिटेन में भी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में दो लोग बैठे हुए हैं, एक लोग ऐसे जिनकी शेयर होल्डिंग है, एक ऐसे जिनकी शेयर होल्डिंग नहीं है। शेयर होल्डिंग वाले प्रॉफिट पे प्रॉफिट कमाई जा रहे हैं, लेकिन पैसा निकाल के दे ही नहीं रहे। तो वो लोगों को भी तो कंट्रोल करना है। इंडिया में तो चलो आपने गवर्नर को कंट्रोल कर लिया, लेकिन जो लोग बाहर बैठे हैं ब्रिटेन में, उन्हें भी तो कंट्रोल करना है। तो उसके लिए दूसरा इंपैक्ट हमें ब्रिटेन में देखने को मिलता है। और ब्रिटेन में क्या देखने को मिलता है? वहां पे बोला कि देखो, यहां पे एक तरीके से वो कॉन्सेप्ट लगाया गया, क्या कि बोले देखो, जनरली हमने देखा है कि जो पुअर है, जिनके पास पैसे कम है, तो वो बंदा धीरे धीरे पैसे जोड़ने की कोशिश करेगा। वो सोचेगा कि पैसा आए और पॉकेट में डाला जाए, डाला जाए, डाला जाए। वो पैसे बाहर नहीं निकालेगा, मतलब वो चिंदी चोरी करेगा। तो हमें ऐसे लोगों को बिठाना चाहिए जो कि जिनके पास में पैसा पहले से ही ज्यादा है। वो बंदा पैसे को इन्वेस्ट करेगा, वो बंदा कंपनी को ग्रो करवाएगा। ठीक है, तो यहां से कंडीशंस को चेंज किया गया। बोले कि शेयर होल्डिंग जो है, शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डिंग, इसको बढ़ा दिया जाए, वैल्यू बढ़ा दो, ताकि जो थोड़ी अमाउंट जिन्होंने शेयर होल्डिंग कर रखी है वो पहले ही एलिमिनेट हो जाए, बाहर हो जाए। ऐसे लोगों को कंपनी में बिठाओ जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स है, वहां पे ऐसे लोगों को बिठाओ जो ऑलरेडी रिच है, जो ऑलरेडी रिच है, ताकि इनको पैसे बचाने की नहीं, इनको पैसे इन्वेस्ट करने के लिए ऑप्शन मिले। ये कंपनी को ग्रो करवाएंगे। ठीक है, साथ में इसमें जो भी शेयर होल्डिंग करेगा उन सब के डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रखोगे। कहां पे? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में रखोगे। क्यों? क्योंकि पता होगा कि कौन बंदा किस लेवल का है और उसकी कितनी औकात है। ठीक है, उसमें फाइनेंशियल उसकी कंडीशन देखी जाएगी, उसके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो गए, पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स हो गए, उसका बैकग्राउंड, सब के सब डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। इसको बोलते हैं ऑडिटिंग करना। उनको सबको अपने पास स्टोर किया गया कि किस तरीके का बंदा है, क्या बंदा है, जो भी है, सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। पॉइंट क्लियर है? तो इस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की गई कि आपको कंट्रोल करना है, कंपनी को अपने कंट्रोल में लाना है, करप्शन को रोकना है और इसको इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, पॉइंट क्लियर? तो ये हमने डिस्कशन किया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्या है, किस तरीके से आया, क्या काम किया गया, उसके बारे में। ठीक है, अब हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वॉरेन हेस्टिंग क्या है और वो क्या रिफॉर्म्स लेके आएगा, जो उसका टाइम पीरियड होगा उसमें वो क्या क्या चेंजमेंट करेगा, उसको हम समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा और पसंद आया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।